दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा में। हमारी आज की कहानी इतनी जबरदस्त है कि मैं कोई भी स्पॉइलर दिए बिना सीधे कहानी पर आता हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें हमारी हीरोइन सुमी से मिलवाया जाता है, जो एक मेहनती डिलीवरी गर्ल है। फिर हम देखते हैं कि सुमी फूड डिलीवरी के लिए निकलती है। तभी रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देते हैं, जो कि उस स्टॉल से बंस खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। इसलिए वो स्टॉल वाले से कहते हैं कि मेरे पोते को आने दो, वो पैसे दे देगा। हालांकि स्टॉल वाला उनकी बात नहीं मानता और उन्हें भगा देता है। खैर, तभी सुमी वहाँ पहुँचती है और दादाजी को गिरने से बचा लेती है। वो स्टॉल वाले से नाराज होकर कहती है कि आप इन दादाजी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? बस बंस की ही तो बात है, बताइए कितने पैसे हुए, मैं दे देती हूँ। इसके बाद सुमी दादाजी के लिए बंस खरीदती है और उनसे पूछती है कि अगर आपको कुछ और चाहिए तो जरूर बताना। दादाजी सुमी की इस दरिया दिली से बहुत खुश हो जाते हैं और मजाक में कहते हैं, तुम इतनी अच्छी लड़की हो, क्या मेरी बहू बनोगी? मेरा पोता बस अभी आने ही वाला है, मैं तुम दोनों की मुलाकात करवाता हूँ। सुमी हंसते हुए जवाब देती है कि दादाजी, अभी मेरी शादी का कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस मेहनत करके खूब सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। तभी सुमी को एक कस्टमर का फोन आता है, जो चिल्लाकर जल्दी डिलीवरी लाने को कहता है। अब सुमी जल्दी में दादाजी को अपना फोन नंबर देती है और कहती है, अगर आपको कभी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दादाजी सुमी की तारीफ करते नहीं थकते कि तभी वहाँ कई सारी लग्जरी कारें आ जाती हैं और फिर हमें यहाँ पर हमारे हीरो फूशन की ग्रैंड एंट्री दिखाई जाती है। तभी हमें पता चलता है कि फूशन अपने दादाजी को रिसीव करने आया है, जो हाल ही में विदेश से लौटे हैं। अब फूशन उनसे पूछता है, दादाजी आप एयरपोर्ट से भागकर क्यों आ गए? तभी दादाजी गुस्से में चिल्लाते हैं, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम इतने लेट क्यों हुए? तुम्हारे आने से पहले ही मेरी बहू भाग गई। अब ये सुनकर फूशन हैरान होकर कहता है कि कौन सी बहू, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तो दादाजी अब उसे सुमी का नंबर दिखाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी बहू चुन ली है, तुम अभी के अभी मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर चलो। इस तरह फूशन के मना करने के बावजूद भी उसके दादाजी उसे जबरदस्ती एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहाँ दादाजी फूशन का फोन लेकर सुमी को कॉल करते हैं और कहते हैं, बेटा मैं वही दादाजी हूँ जिनके लिए तुमने बंस खरीदे थे। असल में मेरे सीने में दर्द हो रहा है और मेरी आंखें धुंधली हो रही हैं। क्या तुम मेरी मदद के लिए आ सकती हो? तो सुमी तुरंत आने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये सुनकर फूशन हंसने लगता है और कहता है, दादाजी दिन में सपने मत देखिए, वो लड़की नहीं आएगी, क्योंकि आप उसके लिए बस एक गरीब बूढ़े इंसान हैं, जिनके पास बंस खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन दादाजी भरोसे से कहते हैं, तुम बस देखो, वो जरूर आएगी। और तभी सुमी भागते हुए वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देखकर फूशन भी हैरान रह जाता है। सुमी दादाजी से पूछती है, आपको क्या हुआ? तो दादाजी मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हें देखकर अब मैं ठीक हूँ। फिर वो फूशन की तारीफ करते हैं, ये मेरा पोता फूशन है, जो 27 साल का है और बहुत ही टैलेंटेड है, तो क्यों ना तुम दोनों बात करो। ये सुनकर सुमी और फूशन दोनों अजीब महसूस करते हैं। फूशन कहता है, दादाजी आपने मुझसे तो पूछा भी नहीं। तो सुमी भी कहती है, मैंने तो आपको बताया था कि मेरी शादी का कोई प्लान नहीं है। फिर फूशन भी यही कहता है, लेकिन दादाजी नहीं मानते और वो सुमी से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि हमारी फैमिली तुम्हें अच्छे से नहीं रखेगी? तो इस बात पर सुमी थोड़ा चुप हो जाती है। तभी दादाजी कहते हैं, अगर तुम फूशन से शादी करोगी तो मैं तुम्हें 3 बिलियन वॉन और 1 मिलियन ब्राइडल प्राइज दूंगा। फूशन जल्दी से सुमी से कहता है, दादाजी की बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी है और वो सोचते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, लेकिन मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ और यहाँ तक कि मेरी कार भी लोन पर है और मेरा करियर भी कुछ खास नहीं है, तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। तभी सुमी को एक कॉल आता है और वो बाहर जाकर बात करने चली जाती है और तभी फूशन सोचता है कि शायद सुमी डर गई होगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉल सुमी की आंटी का होता है, जो उसे 2 लाख रुपए तुरंत लौटाने की धमकी दे रही होती है, क्योंकि ये पैसे सुमी की माँ के इलाज में खर्च हुए थे। अब सुमी उससे कहती है कि ये तो सिर्फ 80,000 थे और हमारी बात 2 सालों में लौटाने की हुई थी। लेकिन आंटी उस पर चिल्लाती हैं, तुम्हारी माँ मर चुकी है, इसलिए तुम्हें इंटरेस्ट के साथ पैसे देने होंगे, वरना मैं तुम्हारी माँ का सामान फेंक दूंगी। अब ये सुनकर सुमी मजबूरन कहती है कि ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ, आप मुझे थोड़ा टाइम दो। इधर फूशन दादाजी से कहता है, ये लड़की पैसों के पीछे भागने वाली है। लेकिन दादाजी जवाब देते हैं कि तुम अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की वजह से हर लड़की को गलत मत समझो, सुमी बहुत अच्छी लड़की है। तभी सुमी वापस आती है और फूशन से कहती है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे ब्राइडल प्राइज में 2 लाख चाहिए। जिससे फूशन सोचता है, मैंने सही अंदाजा लगाया कि ये लड़की पैसों की लालची है। लेकिन दादाजी खुशी से कहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं,
मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। वो मन में सोचते हैं, इतने कम पैसों में इतनी अच्छी बहू मिल गई तो सौदा तो बन गया। सुमी भी खुश होकर कहती है, दादाजी आप बहुत अच्छे हैं, मैं जल्दी ही पैसे लौटा दूंगी। तभी दादाजी कहते हैं, अरे कैसी बात करती हो, हम तो परिवार हैं, अब तुम दोनों कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। फूशन के मना करने के बावजूद दादाजी उसे जबरदस्ती कोर्ट ले जाते हैं। इसके बाद सुमी और फूशन की कोर्ट मैरिज हो जाती है और दोनों सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं। दादाजी बेहद खुश होकर कहते हैं, तुम दोनों की परफेक्ट जोड़ी है। फूशन, तुम्हें सुमी का अच्छे से ख्याल रखना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट मैरिज के बाद फूशन डर के मारे दादाजी से वादा करता है, ग्रैंडपा आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं सुमी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी सुमी भी हामी भर देती है, हाँ दादाजी हम दोनों एक साथ अच्छी जिंदगी जिएंगे। ये सब देखकर दादाजी खुश होकर कहते हैं, ये हुई ना बात, अब तुम दोनों घर जाओ और फूशन तुम अपने मॉम डैड को कॉल करके अपनी पत्नी से जरूर मिलवाना। इतना कहकर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही दादाजी जाते हैं, फूशन का रवैया बदल जाता है। अब वो सुमी को दूर धकेलते हुए कहता है, तुम ये बात अच्छे से समझ लो कि मैंने ये शादी सिर्फ दादाजी को खुश करने के लिए की है। वो तुरंत सुमी से उसका नंबर मांगता है और कहता है, चूंकि हम शादीशुदा हैं तो हमारे पास एक दूसरे के कॉन्टेक्ट नंबर्स जरूर होने चाहिए। सुमी कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन फूशन फिर से उसे ताने मारने लगता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझसे और पैसे लूटने की कोशिश मत करना। खैर, सुमी उसे रोकती है और एक कागज थमाती है जिसमें लिखा है कि उसने 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और वो इन्हें वापस कर देगी। सुमी कहती है, मैं जानती हूँ कि तुमने दादाजी के लिए मुझसे शादी की है, तुम्हारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारा पैसा लौटाऊंगी, मैं किसी का फायदा नहीं उठा सकती। फूशन तंज कसता है, बस एक्टिंग करती रहो, मुझे पता है तुम पैसे लौटा नहीं पाओगी। लेकिन सुमी गंभीरता से कहती है, मैं सचमुच में तुम्हारा पैसा लौटाऊंगी। आज मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई है और मैं अपनी फूड डिलीवरी की नौकरी भी जारी रखूंगी, जिससे कि धीरे धीरे मैं तुम्हारा पैसा चुका सकूं। फूशन ये सोचकर सोच में पड़ जाता है कि क्या मैंने सुमी को गलत समझ लिया। तभी फूशन का असिस्टेंट वहाँ कार लेकर पहुँच जाता है और उसे पुकारता है। फूशन घबरा जाता है और जल्दी में सुमी का चेहरा दूसरी तरफ कर देता है ताकि असिस्टेंट उसे ना देखे। वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि वो चुपके से वहाँ से चला जाए। सुमी फूशन को देखकर सोचती है, वैसे ये लड़का काफी हैंडसम है। फिर दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अलग हो जाते हैं। इसके बाद फूशन अपनी कार में बैठता है और अपने असिस्टेंट को मैरिज सर्टिफिकेट सौंपते हुए कहता है, इसे संभाल कर रखो। असिस्टेंट हैरान होकर पूछता है, बॉस आपने सच में शादी भी कर ली? फूशन जवाब देता है, हाँ लेकिन सिर्फ दादाजी की वजह से, मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, और ध्यान रखना उस लड़की के सामने मेरी असली पहचान जाहिर होने मत देना। फिर वो अपने असिस्टेंट को उस कंपनी में चलने को कहता है जिसे उसने हाल ही में खरीदा है। हालांकि हमें पता चलता है कि सुमी भी उसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने के लिए पहुंची है। वहाँ ढेर सारे लोगों को देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये कंपनी इतनी बड़ी तो नहीं, फिर इतनी भीड़ क्यों है। तभी एक लड़की बताती है, तुम्हें नहीं पता इस कंपनी को फू ग्रुप ने खरीदा है, इसलिए अब यहाँ जॉब की डिमांड बढ़ गई है। तभी दूसरी लड़की चहकते हुए कहती है, फू ग्रुप शहर की सबसे अमीर कंपनी है और सुना है कि उनका बॉस बेहद हैंडसम और रिच है। जो भी उसकी वाइफ बनेगी वो कितनी लकी होगी। लोग सुमी से मजाक में पूछते हैं, क्या तुम भी सीईओ की वाइफ बनने आई हो? सुमी जवाब देती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। ये सुनकर सारी लड़कियाँ खुश हो जाती हैं कि अच्छा हुआ, एक कॉम्पिटिटर तो कम हुआ। सुमी मन ही मन सोचती है, मुझे तो बस मेहनत से पैसे कमाने हैं और फूशन का कर्ज चुकाना है। तभी सुमी का नाम पुकारा जाता है और वो इंटरव्यू के लिए जाती है। उसी वक्त फूशन भी कंपनी में दाखिल होता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। इंटरव्यू रूम में सुपरवाइजर सुमी पर ध्यान नहीं देती और उसे गरीब समझकर नजरअंदाज कर देती है। तभी एक अमीर लड़की जियाओ वहाँ पहुँचती है। तभी सुपरवाइजर तुरंत उसका स्वागत करते हुए कहती है, आपके अंकल ने मुझसे पहले ही बात कर ली है। तभी इंटरव्यू शुरू होता है और सुमी अपना रेज्यूमे दिखाते हुए अपनी काबिलियत बताती है, लेकिन जियाओ उसे देखते ही कहती है, अरे ये तो वही लड़की है। सुपरवाइजर पूछती है, मिस जियाओ क्या आप इसे जानती हैं? जियाओ ताने मारते हुए कहती है, हाँ ये मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती थी, फीस भरने के लिए न जाने कितने पार्ट टाइम जॉब करती थी, मैं इस गरीब लड़की को ज्यादा नहीं जानती। सुपरवाइजर जब सुमी से उसके पुराने जॉब्स के बारे में पूछती है तब सुमी बताती है कि वो फूड डिलीवरी करती थी, तो सुपरवाइजर और जियाओ हंसने लगते हैं। सुपरवाइजर कहती है, एक फूड डिलीवरी गर्ल हमारी कंपनी में, यकीन नहीं होता। सुमी गुस्से में जवाब देती है, इसमें गलत क्या है? मेरी फैमिली की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे वो काम करना पड़ा, लेकिन मैं हमेशा से डिजाइनर बनना चाहती थी। मेरे काम को देखकर मेरी डिजाइन परखो, उसी आधार पर फैसला करना। सुपरवाइजर जब दोनों की डिजाइन्स मांगती है तो जियाओ मन ही मन सोचती है, मेरी डिजाइन का कोई मुकाबला नहीं,
क्योंकि मैंने इसे महंगे दामों में खरीदा है। लेकिन जब डिजाइन्स देखी गई तो सुमी और जियाओ की डिजाइन्स एक जैसी निकलती हैं। जियाओ तुरंत सुमी पर इल्जाम लगाती है, इसने मेरी डिजाइन को कॉपी किया है। तभी सुमी जवाब देती है, झूठ मत बोलो, मैंने कॉलेज में इस डिजाइन के लिए अवार्ड जीता था। जियाओ सोचती है, अच्छा तो जिससे मैंने डिजाइन खरीदी थी वो सुमी की थी। ये दुनिया कितनी छोटी है। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है, ये डिजाइन तो मेरा है, तुमने कॉलेज में मेरा डिजाइन चोरी किया था। तभी सुमी चुनौती देती है, अगर ये डिजाइन तुम्हारी है तो बताओ इसका कॉन्सेप्ट क्या था। जियाओ कोई जवाब नहीं दे पाती और बहाना बनाती है। वो कहती है, इतनी पुरानी बात मुझे याद नहीं। सुमी पलटकर कहती है, याद नहीं या तुम्हें पता ही नहीं। अब तो मान लो कि तुमने कॉलेज में मेरी डिजाइन चुराई थी। पैसे होने का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ खरीद सकती हो। तभी सुपरवाइजर सोच में पड़ जाती है। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगती है। जियाओ के अंकल कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अगर मैं जियाओ का साथ दूं तभी फायदा होगा। सुमी तो एक गरीब लड़की है, इसे निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो जियाओ को जॉब दे देती है और सुमी की डिजाइन को फेंकते हुए उसे बाहर जाने को कहती है। जियाओ खुशी से उछल पड़ती है और मन में सोचती है, इसने क्या सोचा था, मुझसे टक्कर ले लेगी। उधर फूशन अपने ऑफिस में ही होता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस, आज 2 इंटरव्यूइज की डिजाइन्स एक जैसी थी। तभी फूशन पूछता है, इंटरव्यूअर्स ने क्या फैसला किया। असिस्टेंट जवाब देता है, उन्होंने कहा कि जियाओ की डिजाइन असली है। तभी फूशन गुस्से में कहता है, ये डिजाइन तो देखने में ही नकली लग रही है। मेरी कंपनी के कर्मचारी ऐसे काम करेंगे, मुझे खुद इन्हें हैंडल करना पड़ेगा। इसी बीच सुमी सुपरवाइजर पर गुस्से में चिल्लाती है, मुझे आपकी कंपनी में काम ही नहीं करना। तभी फूशन वहाँ पहुँचता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। सुमी पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी बाकी कर्मचारी मिस्टर फू का स्वागत करने आ जाते हैं। सुमी हैरान होकर पूछती है, क्या तुम ही मिस्टर फू हो। फूशन जल्दी से अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये मिस्टर फू हैं, कंपनी के नए सीईओ। असिस्टेंट भी फूशन की बात पकड़ लेता है और एक्टिंग करते हुए कहता है, हाँ मैं ही मिस्टर फू हूँ। फूशन हंसते हुए कहता है, ये हमारे बॉस हैं और मैं इनका असिस्टेंट। मैं तो जल्दी में आगे निकल गया और लोगों को गलतफहमी हो गई कि मैं ही मिस्टर फू हूँ। वो सुपरवाइजर से माफी मांगता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। सुपरवाइजर असिस्टेंट से कहती है, तो आप हमारे नए बॉस हैं। फिर वो पूछती है, वैसे आप अचानक यहाँ क्यों आए। असिस्टेंट जवाब देता है, क्योंकि आप लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, मैं यहाँ चीजें दुरुस्त करने आया हूँ। सुपरवाइजर कहती है, बॉस रुकिए, मैं इस कॉपीकैट लड़की को अभी बाहर निकालती हूँ। वो सुमी को पकड़कर बाहर धकेलने लगती है। तभी फूशन गुस्से में चिल्लाता है, निकालना तो तुम्हें चाहिए। सुपरवाइजर हैरान होकर कहती है, तुम बस एक असिस्टेंट हो, बीच में क्यों बोल रहे हो। तभी हम आगे देखते हैं कि फूशन अपनी असली पहचान छुपाने के लिए सुपरवाइजर को डांटते हुए कहता है, मैं भले ही असिस्टेंट हूँ लेकिन बॉस के आदेश पर बोल रहा हूँ। तुम लोग कैसे काम कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि असली और कॉपीकैट कौन है। वो सुपरवाइजर से सुमी और जियाओ की डिजाइन्स दोबारा चेक करने के लिए कहकर आगे कहता है। सुमी की डिजाइन देखकर ही साफ लगता है कि वो ओरिजिनल है, जबकि जियाओ की डिजाइन फेक लग रही है। सुपरवाइजर डिजाइन्स दोबारा देखकर घबराते हुए कहती है, बॉस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही ठीक से नहीं देखा। तभी फूशन गुस्से में जवाब देता है, गलती हुई या तुम जानबूझकर छुपा रही थी। असिस्टेंट भी फूशन का साथ देते हुए कहता है, तुम लोग इस कंपनी में रहने लायक नहीं हो। फिर वो जियाओ की तरफ मुड़कर कहता है, तुम्हें इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जियाओ और सुपरवाइजर दोनों ही हैरान रह जाते हैं। वो दोनों असिस्टेंट से माफी मांगने लगते हैं, मिस्टर फू प्लीज हमें माफ कर दीजिए, कंपनी से मत निकालिए। लेकिन असिस्टेंट सख्ती से कहता है, हमारी कंपनी में टैलेंट की कद्र होती है, ना कि गलत इरादों की। फिर वो सुमी की तरफ मुड़कर कहता है, तुम्हारी डिजाइन शानदार थी, क्या तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहोगी। सुमी खुशी से उछल पड़ती है और तुरंत ही हाँ कह देती है। फूशन सुमी को देखकर मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, मैंने तो इसे कम आंका था, लेकिन ये लड़की इतनी टैलेंटेड है। हालांकि वो अपनी असली पहचान अभी भी सुमी से छुपाए रखता है। इसके बाद जब फूशन कंपनी से बाहर जाने लगता है तो सुमी भी उसके पास आती है और पूछती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, फिर तुम मिस्टर फू के असिस्टेंट कैसे बन गए। फूशन जल्दी से बहाना बनाकर कहता है, अरे मैं तो मिस्टर फू का ड्राइवर था, उनके लिए छोटे मोटे काम करता था, इसलिए कभी कभार वो मुझे असिस्टेंट की पोजीशन पर काम करने दे देते हैं। फिर फूशन मन ही मन सोचता है, एक ना एक दिन सुमी को पता चल ही जाएगा कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। सुमी उसकी बात पर यकीन कर लेती है और कहती है, तुम तो मिस्टर फू के ड्राइवर हो, आज तुम्हारा असिस्टेंट बनने का पहला दिन था। फूशन हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। सुमी उसे दिल से धन्यवाद देती है, आज तुमने मेरी बहुत मदद की। फूशन जवाब देता है, अरे धन्यवाद की क्या बात है, तुम्हारी डिजाइन ही बेस्ट थी, तुम्हें इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। वैसे भी ये सब मिस्टर फू का फैसला था,
मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सुमी फिर से थैंक यू कहती है और अचानक से पूछती है, वैसे क्या तुम आज रात मेरे घर रहना चाहोगे? ये सुनकर फूशन चौंक जाता है और कहता है, तुम क्या कह रही हो? हाँ, हम शादीशुदा हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को जाने हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। हम इमोशनली कनेक्टेड भी नहीं हैं। हम ऐसे कैसे एक साथ रह सकते हैं? इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। सुमी उसे जाते हुए देखती है और सोचती है, इसने तो मुझे अपनी बात पूरी करने ही नहीं दी। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुमी अपने छोटे से घर में अकेली बैठी होती है। वो मन ही मन सोचती है, ये फूशन भी कितना बुद्धू है। मैंने उसे अपने घर रहने का ऑफर इसलिए दिया था ताकि उसका किराया बचाया जा सके और उसकी थोड़ी मदद हो जाए, लेकिन उसने मेरा इतना अच्छा ऑफर ठुकरा दिया। तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। सुमी दरवाजा खोलकर देखती है तो ये कोई और नहीं बल्कि फूशन ही होता है, वो भी अपने लगेज के साथ। सुमी खुशी से उससे पूछती है, अरे तुम यहाँ कैसे? फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि दादाजी ने फूशन को घर से निकाल दिया था और वो उसे ताने मारते हुए बोले कि जा सुमी के साथ रह, जिससे मुझे जल्दी से ग्रैंडसन मिलेगा। मजबूरन दादाजी की जिद की वजह से फूशन सुमी के घर पहुंचा है, लेकिन सुमी को वो बहाना बनाता है कि मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए यहाँ आ गया। तभी सुमी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता था जरूर कोई ऐसा ही कारण रहा होगा। वो फूशन को घर में बुलाकर उसके लिए पानी लेने चली जाती है। फूशन सुमी के घर का मुआयना करके सोचता है, यहाँ तो सारा फर्नीचर पुराना है और ये फर्श भी ढहने को तैयार लग रहा है। जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है, तभी अचानक वहाँ लाइट चली जाती है। अंधेरे से डरकर फूशन चिल्लाता है और गलती से सुमी के ऊपर गिर जाता है, जिससे सुमी हंसते हुए कहती है, तुम इतने बड़े हो और अंधेरे से क्यों डरते हो? वैसे तुम्हारे बिहेवियर से तो लगता ही नहीं कि तुम पहले किराए के घर में रह रहे होंगे। फूशन घबराते हुए जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है, बस ये जगह नई है ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। सुमी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चेक करके लाइट ऑन करके कहती है, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। तभी फूशन उसे मना कर देता है, नहीं मुझे भूख नहीं है। लेकिन तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, तो वो शर्मिंदगी से कहता है कि ठीक है, मैं भी खा लूंगा। सुमी जो खाना बनाती है वो फूशन को बहुत पसंद आता है और वो तारीफ करता है कि तुमने तो मेरी मेड सिस्टर लू से भी बेहतर खाना बनाया। तभी फूशन गलती से सिस्टर लू का नाम ले लेता है, जिससे सुमी हैरान होकर पूछती है, ये सिस्टर लू कौन है? फूशन जल्दी से बहाना बनाकर कहता है कि अरे वो मेरे दोस्त की बहन है। फूशन पूछता है, तुम इतनी अच्छी कुकिंग के साथ इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? जिसके बाद सुमी अपनी कहानी सुनाकर कहती है, मेरे पापा ने मम्मी को धोखा दिया था, फिर मैं मम्मी के साथ अकेली रहने लगी। जब मम्मी बीमार पड़ गई तो सारे काम मेरे जिम्मे आ गए। कुकिंग करते करते मुझ में ये हुनर आ गया। फिर वो फूशन से कहती है, तुम अभी आराम करो, मैं अपनी फूड डिलीवरी जॉब करने के लिए जा रही हूँ। फूशन चौंकते हुए कहता है, इतनी रात को मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आगे हम देखते हैं कि फूशन सुमी के साथ उसकी स्कूटी पर फूड डिलीवरी के लिए निकल जाता है। वो हैरान होकर कहता है, ये डिलीवरी का काम कितना मुश्किल है, बिना लिफ्ट की बिल्डिंग में इतने फ्लोर्स चढ़ना पड़ता है। सुमी जवाब देती है, मैंने तो कहा था तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम खुद ही आ गए। अब फूशन गंभीरता से कहता है, अब से तुम ये जॉब नहीं करोगी, ये बहुत थकाने वाला काम है। सुमी हंसते हुए कहती है, अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे? तुम्हारे पास तो खुद के लिए पैसे नहीं हैं। फूशन कहता है, हाँ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। सुमी मजाक में कहती है, बस तुम अपना ख्याल रखो, वही काफी है मेरे लिए। तभी एक कार उनकी स्कूटी को टक्कर मार देती है और उस कार से जियाओ और उसका बॉयफ्रेंड निकलते हैं। जियाओ उल्टा सुमी पर चिल्लाती है कि देखो तुमने मेरे बॉयफ्रेंड की महंगी कार की क्या हालत कर दी। सुमी जवाब देती है, ये तुम कह रही हो, तुमने हमें हिट किया है। लेकिन जियाओ नहीं मानती और कहती है, तुम्हें इस स्क्रैच के 50,000 रुपए देने होंगे, वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे। फूशन गुस्से में कहता है, तुम मेरी वाइफ को फंसाने की कोशिश कर रही हो, हमने तुम्हारी कार का कुछ नहीं किया है। जियाओ तंज कसती है, अच्छा तो तुम इसके हस्बैंड हो, तभी कंपनी में इसकी साइड ले रहे थे, तुम तो बस एक ड्राइवर हो, अपने आप को समझते क्या हो? सुमी गुस्से में कहती है, मेरा हस्बैंड ड्राइवर है तो क्या हुआ, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? जियाओ का बॉयफ्रेंड फूशन की घड़ी देखकर ताने मारता है, अच्छा महंगी घड़ी की कॉपी पहनी है। फूशन जल्दी से घड़ी को जेब में छुपाता है और सोचता है, मैं तो एक्सपोज होने से बच गया। जियाओ और उसका बॉयफ्रेंड सुमी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सुमी को गुस्सा आता है। तब फूशन उसे रोककर कहता है, मिस्टर फू ने मुझे एडवांस सैलरी दी है, मैं 50,000 दे दूंगा। सुमी मना करती है, लेकिन फूशन पैसे दे देता है। जियाओ और उसका बॉयफ्रेंड उन्हें ताने मारकर चले जाते हैं। हालांकि अगले ही पल एक दूसरी कार जियाओ की गाड़ी को टक्कर मार देती है और वो ड्राइवर उनसे पैसे मांगता है। जियाओ और उसका बॉयफ्रेंड 50,000 रुपए से ज्यादा देने को मजबूर हो जाते हैं। ये देखकर सुमी और फूशन को बहुत मजा आता है।
सुमी जियाओ को चिढ़ाते हुए चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी कार वाला ड्राइवर फूशन को इशारा करता है, यानी वो फूशन का जानकार था। घर पहुंचकर सुमी खुशी से कहती है जियाओ का रिएक्शन देखने लायक था, वो कितना गुस्सा हो गई थी। सुमी के पैर में मोच आ गई थी तो फूशन उसके पैर पर बर्फ लगा देता है। वो अचानक पूछता है सुमी, अगर तुम्हें ये पता चले कि मैं बहुत अमीर हूँ और मैंने ये बात छुपाई तो तुम क्या करोगी? सुमी उसे घूरती है। फूशन जल्दी से कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। सुमी गंभीरता से कहती है अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मेरे पापा हमेशा मम्मी से झूठ बोलते थे और मैं चाहती हूँ कि तुम कभी मुझसे झूठ ना बोलो। फूशन ये सुनकर डर जाता है और सोचता है कि अब मैं इसे अपनी असली पहचान कैसे बताऊं। वो सुमी को स्लीपर पहनाता है और दोनों एक पल के लिए करीब आ जाते हैं। तभी बारिश और बिजली की आवाज से दोनों दूर हो जाते हैं। सुमी कहती है चलो कल जल्दी काम पर जाना है और मैं सोने जा रही हूँ। इसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन फूशन अपने एक कर्मचारी से बात कर रहा होता है। वो कर्मचारी जिसने उसकी कल मदद की थी वो उसके लिए बोनस देने की बात करता है। तभी फूशन कहता है जल्दी जाओ, अगर सुमी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो मुझे उसे बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। लेकिन तभी सुमी वहाँ आ जाती है। तभी फूशन घबराकर कहता है अब मैं तो बस इस कार के साथ एक फोटो ले रहा था। और तभी कर्मचारी जल्दी से वहाँ से चला जाता है। सुमी फूशन को उसका टिफिन देती है और कहती है चलो हम साथ में कंपनी चलते हैं। दोनों खुशी खुशी स्कूटी पर कंपनी के लिए निकल जाते हैं। कंपनी में सुमी अपने सहकर्मियों से मिलती है। तभी उसे जियाओ और सुपरवाइजर दिखाई देती हैं, जिनसे सुमी हैरान होकर पूछती है तुम्हें तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? जियाओ तंज कसती है तुम जैसे गरीबों के लिए डिस्क्वालीफाई होना मुश्किल होता होगा, मैं तो पावरफुल फैमिली से हूँ। तभी सुपरवाइजर हंसते हुए कहती है लगता है तुम्हें नहीं पता कि जियाओ के अंकल इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तभी सुमी जवाब देती है तो तुम कनेक्शन से यहाँ आई हो। जियाओ सुमी को अपनी और दो अन्य सुपरवाइजर्स की प्रोजेक्ट फाइल्स थमाती है और कहती है इन तीनों प्रोजेक्ट्स को तुम्हें पूरा करना है। सुमी गुस्से में कहती है मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? जियाओ धमकी देती है अगर तुम नहीं चाहती कि मेरे अंकल तुम्हें कंपनी से निकाल दें तो चुपचाप काम शुरू कर दो। सुमी गुस्से में फाइल्स नीचे फेंक देती है और कहती है मैं ये नहीं करूंगी। जियाओ फिर से धमकी देती है अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को कंपनी से निकलवा दूंगी। जिससे सुमी सोचती है कि मेरी वजह से फूशन की जॉब को खतरा नहीं होना चाहिए, इसलिए मजबूरन वो चुपचाप फाइल्स उठाकर काम करना शुरू कर देती है। तभी सुमी की एक सहकर्मी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जियाओ उसे धमकी देती है कि अगर तुमने सुमी की मदद की तो मैं तुम्हें भी कंपनी से निकलवा दूंगी। सुमी सहकर्मी से कहती है रहने दो, मैं ये काम अकेले ही कर लूंगी। अगले सीन में फूशन सुमी को कॉल करके पूछता है तुम कहाँ पर हो? तभी सुमी जवाब देती है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मुझे ओवरटाइम करना पड़ रहा है। कॉल कटने के बाद फूशन अपने असिस्टेंट पर चिल्लाता है किसने मेरी वाइफ को इतना ओवरटाइम दिया है, पता करो और उस कर्मचारी को सजा दो। असिस्टेंट कहता है बॉस मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं पता लगाकर आपको बताता हूँ। खाने के समय फूशन सुमी के दिए हुए टिफिन को बड़े चाव से खाता है। रात में जब सुमी ओवरटाइम कर रही होती है तो फूशन वहाँ पहुँचता है, जिससे उसे पता चलता है कि जियाओ ने सुमी को अपने प्रोजेक्ट वाला काम उसे थमा दिया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि फूशन सुमी को ओवरटाइम करते हुए देखकर उससे कहता है तुम बहुत थक गई होंगी, अब तुम आराम करो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। मिस्टर फू ने मुझे ट्रेनिंग दी है, मुझे ये प्रोजेक्ट्स हैंडल करना आता है। सुमी उसकी बात मानकर रेस्ट करने चली जाती है। तभी फूशन जियाओ और सुपरवाइजर्स की प्रोजेक्ट फाइल्स पर काम करना शुरू करता है, लेकिन डिजाइन्स बनाने की बजाय वो जानबूझकर उनमें बेकार ड्राइंग्स बना देता है। इसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं। तभी फूशन देखता है कि सुमी का टिफिन खाली पड़ा है और उसे पता चलता है कि सुमी को दिन भर लंच करने का भी समय नहीं मिला। टिफिन में ज्यादा डिशेस भी नहीं है, जिसे देखकर फूशन को बहुत बुरा लगता है। वो सुमी से पूछता है तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तभी सुमी जवाब देती है कि मुझे पैसे बचाने हैं ताकि मैं तुम्हारा कर्जा जल्दी ही चुका सकूं। फूशन गंभीरता से कहता है सुमी तुम्हें मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम अब पति पत्नी हैं और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे सारे पैसे तुम्हारे हैं, इसकी फिक्र मत करो। सुमी उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और फूशन अपने रूम में सोने चला जाता है। अगले दिन कंपनी की मीटिंग में डायरेक्टर सुमी की तारीफ करता है, तुमने प्रोजेक्ट्स को इतने शानदार तरीके से पूरा किया। लेकिन जियाओ और सुपरवाइजर्स की डिजाइन्स को देखकर वो गुस्से में चिल्लाता है, ये क्या बकवास ड्राइंग्स हैं। जियाओ घबराकर कहती है ये सब सुमी ने किया होगा। सुमी तुरंत जवाब देती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, तुमने तो अपना काम मुझे थमा दिया था। जियाओ की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि वो सचमुच सुमी को अपना काम दे चुकी थी। डायरेक्टर जियाओ को डांटता है और सुमी को एक बड़े डिजाइन कंपटीशन का इनविटेशन और बोनस देता है। सुमी खुशी से झूम उठती है। उधर डायरेक्टर फूशन को कॉल करके कहता है बॉस आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। फूशन खुश होकर जवाब देता है अच्छा काम किया, मैं तुम्हें बोनस दूंगा।
हालांकि ऑफिस में जियाओ सुमी का इनविटेशन कार्ड देखकर गुस्से में उसे फाड़ देती है ताकि सुमी उस इवेंट में ना जा सके। सुमी कुछ कह नहीं पाती और घर पहुंचकर उदास हो जाती है। वो सुमी को अपना वीआईपी इनविटेशन कार्ड देता है। तभी सुमी पूछती है, अगर तुम मुझे अपना कार्ड दे दोगे तो तुम इवेंट में कैसे जाओगे? फूशन मन ही मन सोचता है, ये मेरी कंपनी की एनुअल मीटिंग है, मुझे कौन रोक सकता है। ये सोचकर फूशन सुमी से कहता है, मैं चुपके से अंदर चला जाऊंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। तभी कोई दरवाजे को खटखटाता है और सुमी दरवाजा खोलकर देखती है और कहती है कि फूशन, तुम्हारी माँ खड़ी है। तो फूशन अपनी माँ को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि मॉम, आप तो विदेश में थी, यहाँ कैसे आई? माँ हंसते हुए जवाब देती है कि तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, मुझे तो लगता था कि तुम्हें लड़के पसंद हैं। तभी फूशन शर्मिंदगी से कहता है, मॉम ये क्या कह रही हो आप? तभी माँ सुमी की तारीफ करते हुए कहती है, मेरी बहू कितनी खूबसूरत और प्यारी है। वो गार्ड्स को बुलाकर सुमी के लिए ढेर सारे महंगे गिफ्ट्स देने के लिए कहती है। फूशन घबराकर अपनी मॉम को साइड में ले जाकर कहता है, मॉम, सुमी को मेरी असली पहचान नहीं पता, अगर आप ऐसे बिहेव करेंगी तो वो हमें छोड़कर चली जाएगी। फिर वो सुमी से कहता है, मेरी मॉम एक एक्ट्रेस हैं, उन्हें एक्टिंग का शौक है, इसलिए ये सारे गिफ्ट्स और ड्रामा बस उनकी एक्टिंग का हिस्सा है। सुमी यकीन कर लेती है और कहती है, आंटी आप तो कमाल की एक्टिंग करती हैं। फूशन की माँ सुमी को एक नेकलेस और ड्रेस गिफ्ट करती हैं, जिसे लेने से सुमी मना कर देती है। तभी फूशन कहता है, ले लो, वैसे भी ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए तुम्हें अच्छी ड्रेस चाहिए। फिर वो जल्दी से अपनी माँ को घर भेज देता है और कहता है, मॉम अगर आप और ज्यादा रुकी तो आज ही हमारी सारी पोल खुल जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि जियाओ अपनी सहेलियों के साथ ज्वेलरी एग्जीबिशन के इवेंट में पहुंचती है। तभी सुमी भी वहां आती है, जो शानदार ड्रेस और नेकलेस में सजी हुई थी, जिसे देखकर जियाओ और उसकी सहेलियां भी सुमी को देखकर जलन से भर उठती हैं और सोचती हैं कि इसका इनविटेशन तो फाड़ दिया गया था, इसे अंदर आने किसने दिया? लेकिन सुमी अपना वीआईपी इनविटेशन कार्ड दिखाती है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने देता है। ये देखकर जियाओ गार्ड पर भड़कती है, तुम इसे अंदर जाने कैसे दे सकते हो? तभी गार्ड जवाब देता है कि उनके पास वीआईपी कार्ड था। ये सुनकर जियाओ और उसकी सहेलियां हैरान रह जाती हैं। इसके पास वीआईपी कार्ड कैसे? क्या ये मिस्टर फू को जानती है? पार्टी में जियाओ ने एक फर्जी नेकलेस पहना होता है, जो दिखने में बेहद महंगा लगता है, और वो सोचती है कि इस नेकलेस को किसी ने खरीदा था, लेकिन वो एक रहस्यमयी शख्स था। अब कोई नहीं जान पाएगा कि ये नकली है। लोग जियाओ के नेकलेस की तारीफ करते हैं, लेकिन तभी वो सुमी को देखते हैं जिसने वैसा ही नेकलेस पहना था। लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि इस नेकलेस का तो सिर्फ एक ही ओरिजिनल पीस है, इनमें से एक तो नकली होगा। जियाओ तुरंत सुमी के नेकलेस को नकली बताती है और कहती है, मेरा नेकलेस ही असली है। लोग सुमी की बुराई करने लगते हैं, इतना सस्ता नेकलेस पहनकर इवेंट में आ गई। तभी फूशन वहां पहुंचकर कहता है, मैं एक ज्वेलरी एक्सपर्ट को बुलाता हूं ताकि सच सामने आ जाए। एक्सपर्ट सुमी का नेकलेस चेक करता है और घोषणा करता है कि यही नेकलेस असली है। ये सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं और जियाओ का नेकलेस नकली साबित होता है। जियाओ की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है और वो गुस्से में अपने अंकल को बुलाती है। जियाओ का अंकल आता है और फूशन को देखते ही पहचान लेता है। वो डर से फूशन को इशारा करते हैं कि उसकी असली पहचान को उजागर न करें। जियाओ अपने अंकल से सुमी के खिलाफ शिकायत करती है, लेकिन अंकल उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तू अपनी फालतू हरकतों से मेरे लिए मुसीबत क्यों खड़ी कर रही है? इवेंट खत्म होने के बाद जियाओ के अंकल उसे बताते हैं कि सुमी का पति कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फू हैं। अगर तू उससे दुश्मनी लेना चाहती है तो ले ले, लेकिन मुझे इस सब में मत घसीट जियाओ। जियाओ को सच जानकर गुस्सा आता है, लेकिन वो इसे मानने को तैयार नहीं होती और सोचती है कि सुमी का पति मिस्टर फू कैसे हो सकता है। उधर सुमी फूशन से नाराज होकर पूछती है, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? क्या तुम ही मिस्टर फू हो, इसलिए मेरी हर बार मदद कर पाते हो? फूशन घबराते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी उसका असिस्टेंट वहां पहुंचता है और मिस्टर फू बनने की एक्टिंग करते हुए सुमी को यकीन दिलाता है कि फूशन मेरा असिस्टेंट है। सुमी उसकी बात मान लेती है और फूशन से माफी मांगती है, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया और मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तभी फूशन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तो कहा था कि मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। तभी असिस्टेंट फूशन के कहने पर सुमी को 1 मिलियन का बोनस देता है। सुमी इतने पैसे देखकर खुश हो जाती है और उन्हें लौटाने की कोशिश करती है, लेकिन फूशन और असिस्टेंट कहते हैं, ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम जैसा चाहो वैसा खर्च करो। असिस्टेंट दोनों से हाथ मिलाकर गुड लक विश करता है और चला जाता है। फूशन सुमी को उठाकर घर ले जाता है और उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता है, जिससे सुमी मान जाती है और कहती है, बस अगली बार मुझसे कोई झूठ मत बोलना। सुमी अचानक मजाक में कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर फू मुझे पसंद करते हैं इसलिए इतनी मदद कर रहे हैं? फूशन थोड़ा उदास होकर पूछता है,
तो क्या तुम भी उन्हें पसंद करने लगी हो? सुमी हंसते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो पैसे के पीछे भागे। तभी फूशन खुश हो जाता है और पूछता है, वैसे इन पैसों का क्या करोगी, घर या कार खरीदोगी? सुमी जवाब देती है, कल मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगी। अगले दिन सुमी फूशन को एक अनाथालय ले जाती है जहाँ वो पली बड़ी थी। वो 1 मिलियन का चेक अनाथालय को दान कर देती है। तभी बच्चे सुमी को देखकर खुश हो जाते हैं और पूछते हैं, दीदी ये आपका बॉयफ्रेंड है? सुमी बताती है, नहीं, ये मेरा पति है। तभी बच्चे मासूमियत से कहते हैं, टीवी में तो कपल्स किस करते हैं, आप लोग भी करो। सुमी हंसते हुए कहती है, तुम बच्चे ऐसी बातें मत करो। लेकिन फूशन अचानक सुमी को किस कर लेता है और कहता है, मैं तो बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर रहा था। ये कहकर वो बच्चों के साथ खेलने भाग जाता है। अगले दिन कंपनी में सुमी को उसकी आंटी का फोन आता है जो उसे अंकल के साथ डिनर के लिए बुलाती है। सुमी फूशन को बताती है कि आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी, मुझे अंकल आंटी से मिलने होटल जाना है। फूशन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। होटल में सुमी को पता चलता है कि उसके अंकल आंटी ने एक बदतमीज घमंडी लड़के के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी है। वो लोग सुमी से कहते हैं, इससे शादी कर लो, ये बहुत अच्छा लड़का है। सुमी गुस्से में कहती है, आपने मुझे ब्लाइंड डेट के लिए बुलाया? मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है, अब आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। तभी आंटी गुस्से में चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, अब हम ही तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। वो लड़का तुरंत ब्राइडल प्राइज दे देता है और कहता है, अब तुम मेरे साथ चलो, आज हमारी शादी है। सुमी उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी फूशन वहाँ पहुँचता है और वो लड़का फूशन की बुराई करता है, ये गरीब लड़का है, मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत अमीर हूँ। सुमी जवाब देती है, मेरा पति भले ही अमीर ना हो, लेकिन वो बहुत केयरिंग और हैंडसम है, उन्हें छोड़ने से तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। अब फूशन उस लड़की की कंपनी के साथ अपनी कंपनी की सारी डील्स खत्म कर देता है, जिससे वो लड़का रोने लगता है। तभी फूशन सुमी के अंकल आंटी को चेतावनी देता है, अगली बार सुमी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना। डरकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जियाओ एक डिटेक्टिव के जरिए पता लगा लेती है कि फूशन ही मिस्टर फू है। बदला लेने के लिए वो ये बात फूशन की एक्स गर्लफ्रेंड वानिंग को बता देती है। अगले दिन कंपनी में वानिंग सुमी पर चिल्लाकर कहती है, तुमने मेरे मंगेतर मिस्टर फू को सिड्यूस किया। सुमी हैरान होकर कहती है, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, मिस्टर फू को कैसे जानूंगी? वार्निंग कहती है, एक्टिंग मत करो, मैंने तुम जैसी कई लड़कियां देखी हैं जो अपने बॉस को फंसाती हैं। तभी फूशन अपने असिस्टेंट के साथ वहां आ जाता है। सुमी उसे देखकर मिस्टर फू कहकर पुकारती है। फूशन घबराकर अपने असिस्टेंट को वार्निंग के पास भेज देता है और सुमी को लेकर बाहर चला जाता है। असिस्टेंट वार्निंग को समझाता है कि बॉस की शादी हो चुकी है, उन्हें परेशान मत करो। बाहर फूशन और सुमी स्ट्रीट फूड खाते हुए मजे कर ही रहे होते हैं कि तभी वार्निंग फिर से वहां पहुंच जाती है और सुमी पर चिल्लाती है। तभी फूशन गुस्से में कहता है, सुमी मेरी पत्नी है, उसके बारे में कुछ मत बोलो। वार्निंग कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हूँ। सुमी चौंक कर कहती है, तुम तो मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड थी। वार्निंग फूशन की पहचान उजागर करने वाली होती ही है, लेकिन फूशन उसे चुप कराता है और कहता है, मैं अब शादीशुदा हूँ, मेरी जिंदगी में दखल मत दो। और वो सुमी को लेकर घर चला जाता है। सुमी पूछती है, तुम वार्निंग को कैसे जानते हो? फूशन बहाना बनाता है, वो बस मेरी फैमिली फ्रेंड है और कुछ नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम मुझे गलत ना समझो। आगे हम देखते हैं कि वार्निंग सुमी और फूशन को अलग करने के लिए उस बदतमीज लड़के के साथ मिल जाती है जिसके साथ सुमी की ब्लाइंड डेट फिक्स की गई थी। अगले दिन कंपनी में फूशन और सुमी साथ होते हैं। तभी वार्निंग वहां पहुंचती है और फूशन को धमकी देती है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं सुमी को तुम्हारी असली पहचान बता दूं तो मेरे साथ चलो। वो आगे कहती है कि 2 दिन बाद मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ जरूर आओ। मैं अपनी और तुम्हारी सगाई खत्म करना चाहती हूँ, वो भी सबके सामने। तुम भी तो यही चाहते हो ना? फूशन गुस्से में उसे आखिरी बार चेतावनी देता है और वहाँ से चला जाता है। वार्निंग सोचती है कि जब सुमी को उसकी असली पहचान पता चलेगी तो क्या वो उसके साथ रहेगी। बर्थडे पार्टी का दिन आ जाता है और सुमी वहाँ केक डिलीवर करने पहुँचती है, जहाँ वार्निंग उसे जानबूझकर केक उठाने को कहती है और फिर केक गिराकर सुमी पर चिल्लाती है, तुम ये काम कैसे कर सकती हो? नीचे बैठकर इसे साफ करो और मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारी जॉब की शिकायत कर दूंगी। सुमी सोचती है कि मुझे ये जॉब नहीं खोनी और वो नीचे बैठकर केक साफ करने लगती है। तभी फूशन वहाँ पहुँचता है और वार्निंग सबके सामने ऐलान करती है, मैं अपने मंगेतर मिस्टर फू के साथ जल्द ही शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर सुमी स्तब्ध रह जाती है। तब उसे समझ में आता है कि फूशन ही मिस्टर फू है। वो सारी बातें याद करती है जब फूशन अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता था। गुस्से और दुख में सुमी फूशन पर चिल्लाती है, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। वार्निंग मौके का फायदा उठाकर सबके सामने सुमी के बारे में झूठ फैलाती है, इसने पैसों के लिए मिस्टर फू को फंसाया।
तभी सुमी रोते हुए डिवोर्स की बात कहकर वहाँ से चली जाती है। फूशन सुमी को मनाने के लिए पीछे जाता है, लेकिन वार्निंग उसे रोक देती है। फूशन गुस्से में सबके सामने कह देता है, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकता, शादी तो दूर की बात है, जिससे वार्निंग की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। उधर फूशन सुमी के पास पहुंचकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए सच्चा हूँ और मैं मानता हूँ कि मैंने पहले तुम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन तुम्हें जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम बाकियों जैसी नहीं हो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन सुमी उसकी बात नहीं सुनती और खुद को कमरे में बंद कर लेती है और सोचती है, हमारे लिए यही बेहतर है कि हम दोनों अलग हो जाएं। अगले दिन कंपनी में लोग सुमी की बुराई करते हैं, लेकिन फूशन सुमी का साथ देता है, लेकिन लोग उसे ड्राइवर समझकर उसकी भी बेइज्जती करते हैं। तभी फूशन अपनी असली पहचान उजागर करता है, मैं ही मिस्टर फू हूँ। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। वार्निंग और जियाओ मिलकर सुमी से बदला लेने का प्लान बनाती हैं और वो दोनों सुमी को एक खंडहर में बांध देती हैं। जिसके बाद वार्निंग फूशन को धमकी देती है, अगर तुम चाहते हो कि सुमी जिंदा रहे तो मुझसे शादी कर लो। फूशन सुमी को बचाने के लिए शादी करने के लिए मान जाता है, लेकिन शादी के दिन वो रिपोर्टर्स के सामने ऐलान करता है, मैं सिर्फ सुमी से प्यार करता हूँ और वो ही मेरी पत्नी है। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। वो वार्निंग से कहता है, तुम मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहती थी ना, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये कहकर वो सुमी को ढूंढने निकल जाता है। फूशन सुमी को खंडहर में ढूंढकर उसे बचा लेता है। जियाओ और वार्निंग को जेल हो जाती है। जब सुमी को होश आता है तो वो फूशन की माँ और दादाजी से मिलती है। तभी डॉक्टर खुशखबरी देता है, सुमी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सब खुशी से झूम उठते हैं। फूशन सुमी को अपने आलीशान घर ले जाता है, जिससे सुमी हैरान होकर कहती है, तुम्हारा घर तो इतना बड़ा है। फूशन मुस्कुराते हुए कहता है, सिर्फ घर ही नहीं, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं तो तुम्हारे लिए ही काम करता हूँ। सुमी हंसते हुए कहती है, फिर तो तुम मुझ पर कभी गुस्सा नहीं कर सकते। फूशन जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। इसी के साथ इस ड्रामा की होती है हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।